हेलो एवरीवन। आज हम उत्तर वैदिक काल का अध्ययन करेंगे और इसका समय काल होता है 1000 से 600 ईसा पूर्व के आसपास। और किसी भी काल की जानकारी आप मतलब उस समय उस दौरान जो खुदाई हुई है, पुरातात्विक खुदाई, उससे प्राप्त की जा सकती है या फिर जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं उसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में कुछ खुदाई से जो प्राप्त स्थल हैं, जैसे अतरंजी खेड़ा एटा का, और कुछ जो सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद हैं, उनके माध्यम से हम यहाँ इन्फॉर्मेशन प्राप्त करेंगे। अब हम शुरू करते हैं इसको सामवेद से। सामवेद क्या है कि गायन से संबंधित रचना, आलाप, वाद्य यंत्रों की चर्चा मिलती है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है सामवेद में, वो पूरी सिंगिंग से रिलेटेड मिलती है। और इंडियन म्यूजिक की उत्पत्ति भी किससे होती है? सामवेद से मानी गई है। अब इसके बाद है यजुर्वेद। इसमें क्या है? यज्ञ, कर्मकांड, विधि विधान का संकलन किया गया है। और मतलब ये एक ऐसा वेद है जिसमें जो गद्य और पद्य दोनों रूपों में है। तो हमने सामवेद और यजुर्वेद के बारे में पढ़ा। सामवेद क्या है? जो मतलब गायन से संबंधित है, जो सिंगिंग से रिलेटेड है, वो उसमें सामवेद में सिंगिंग से रिलेटेड चीज़ें बताई गई हैं। और दूसरा यजुर्वेद क्या है? ये यज्ञ, कर्मकांड, विधि विधान का संकलन करता है। अब थर्ड कौन सा है? थर्ड है अर्थवेद। अर्थवेद में क्या है? ये आम लोगों से संबंधित था। इसका मतलब इसमें जादू टोना, वशीकरण, तंत्र मंत्र, रोगों के उपचार से जो नॉर्मल आम लोगों की समस्याएं थी, उससे संबंधित जो वेद है वो अर्थवेद है। और अर्थवेद जो भारतीय चिकित्सा है अभी, तो मतलब जो आयुर्वेदिक चिकित्सा है वो अर्थवेद पे ही बेस्ड है। और जो तीनों का संकलन है, जैसे ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन वेद है, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन तीनों का संकलन क्या है? इसको त्रयी कहा गया है। क्या कहा गया है? त्रयी। अब जो चित्रदूषण मध्यभांड है, उससे भी हम क्या पुरातात्विक मतलब खोज, इसके भी द्वारा हम क्या पुरातात्विक मतलब जो अध्ययन है उसके द्वारा हम क्या उत्तर वैदिक काल का इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर रहे हैं। तो चित्रदूषण मध्यभांड क्या है? ये उत्तर वैदिक काल लोगों से संबंधित मध्यभांड है, और इसके साथ साथ लोहे की उत्पत्ति भी हुई है। या आपको जैसे लाल भूरे मध्यभांड हैं, PGW मध्यभांड हैं, और काले भूरे मध्यभांड हैं। तो ये जो मध्यभांड प्राप्त हुए हैं, इसमें चित्रदूषण मध्यभांड प्रमुख है। तो ये जो हमें क्या बताता है? उत्तर वैदिक काल के लोगों से संबंधित मध्यभांड है, और उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देता है PGW। इसके साथ साथ लोहे की उत्पत्ति, तो अतरंजी खेड़ा जो स्थान है वहाँ से लोहे की उत्पत्ति मिल रही है। अछित्र जो प्लेस है वहाँ से। अब लोहे से क्या हमें कैसे पता चल रहा है कि ये उत्तर वैदिक काल से संबंधित है? तो पहले जो ऋग्वैदिक काल था हमारा, उस समय तो लोहे का प्रयोग नहीं हो रहा था। उस समय हमने बस तांबा का प्रयोग उस समय देखा था, जो श्याम अयस्क, कृष्ण अयस्क सब जैसे शब्दों का उपयोग किया गया था। तो मतलब लोहे का उस समय कोई लेना देना नहीं था। और वैसे भी उस समय जो था, तो पशुपालन प्रमुख था, कृषि से कोई संबंध नहीं था। कृषि अभी प्रमुख हो रही है, मतलब कुछ कब? उत्तर वैदिक काल में। तो जो हम उत्तर वैदिक काल का अध्ययन कर रहे हैं, वो लिंक वैदिक काल, जो ऋग वैदिक काल है, उससे हम जोड़ते हुए लिंक करके पढ़ेंगे तो समझने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेटर वैदिक का आर्यों का निवास कहाँ पे है? तो आर्यों का निवास जो है वो पूरब की तरह है। इनका फैलाव हो रहा है पूरब की तरफ। पूरब की तरफ मतलब जो अपना गंगा यमुना दोआब वाला एरिया है, गंगा यमुना दोआब घाटी वाला, मतलब कहा जाए तो उत्तर प्रदेश वाला एरिया, पूर्वी उत्तर प्रदेश वाला एरिया। तो इस जगह पे पहले क्या थे? वन थे, और मतलब लोहे की खोज हो गई थी, कुल्हाड़ी वगैरह और अन्य जो थे हथियार, जिससे ये पेड़ों को क्या कर सकते थे? काट सकते थे, बस्ती वस्ती बना सकते थे। तो धीरे धीरे इन्होंने क्या किया? यहाँ पे बस्ती बनाना शुरू की। तो यहाँ से इनका निवास स्थान हुआ, और इन चीज़ों से हमें पता चलता है कि हाँ, यहाँ पे बस्तियाँ थी इनकी, और ये रहते थे। और शतपथ ब्राह्मण में देखा जाए तो क्या बोला गया है? पूर्वी प्रसार की चर्चा की गई है। इसमें कहा गया है कि ऋषि गौतम राहुगण ने अग्नि के सदा नीरा गंडक तक की यात्रा की। और जो उत्तर वैदिक काल के जो स्थल हैं, जैसे कौशल का अयोध्या हो गया,
विदेह उत्तर बिहार को बोलते हैं और अंग पूर्वी बिहार को, मगध, काशी, नर्मदा, विंध्य आदि की भी चर्चा मिलती है। इससे भी इन स्थानों से द्वारा भी हमें उत्तर वैदिक काल का पता चलता है। आर्यों ने गंगा घाटी में कई जगह अपनी बस्तियां बनाई। इसमें इलाकों और उन इलाकों को कुछ विशिष्ट नाम दिए। आर्य क्या कर रहे, अपनी बस्ती बना रहे और कुछ नाम दे रहे, जैसे ब्रह्मवर्त, ये कुरुक्षेत्र के आसपास वाला इलाका था, ठीक है। और ब्रह्म ऋषि गंगा यमुना दोआब वाला एरिया था। आर्यावर्त नॉर्थ इंडिया वाला पूरा हो गया। मध्य क्षेत्र विंध्य और हिमालय के बीच का क्षेत्र हो गया। अब हम इनका इतिहास देखते हैं और ये हम इसको ऋग वैदिक काल से जोड़ के उत्तर वैदिक काल के इतिहास का अध्ययन करेंगे। इसमें देखेंगे समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति और धर्म संस्कृति क्या है। समाज कैसा है, निरंतर है एवं निरंतरता है और बदलाव का अध्ययन करेंगे, मतलब जो ओवरऑल इसका अध्ययन करेंगे। तो ये क्या है, एक के बाद एक क्रमबद्ध विकास ही हो रहा है। जैसे ऋग्वैदिक काल में कबीलियाई शासन था, फिर उसके बाद अब यहाँ पे हम देखेंगे कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था आएगी। ये व्यवस्था पूरी तो नहीं रहेगी कि जैसे पूरी राजा वाली हो जाएगी कि पूरा राजतंत्र व्यापक रूप से दिखेगा, लेकिन हाँ, राजतंत्र का जो मतलब नींव यहाँ से डल गई रहेगी। उत्तर वैदिक काल समाज कैसा था, उत्तर वैदिक काल समाज स्थायी हो गया था, संपत्ति केंद्र में रखी गई और जो कबीलियाई भाईचारा था ऋग्वैदिक काल वाला, वो टूट गया था यहाँ पे। और समाज कैसा, 4 वर्णों में बट गया। 4 वर्णों में बट गया मतलब सबसे ऊपर जो वर्ग हुआ पुजारी वर्ग कहलाया, इसको ब्राह्मण वर्ग, पुजारी जो मतलब पूजा पाठ पुरोहित, इसके अंतर्गत आ गए। अब इसके दूसरे बाद कौन सा, शासक वर्ग आ गया। तीसरा वैश्य वर्ग। शासक वर्ग में दूसरे में क्या था कि जो राज करते थे, राज सत्ता थी, जिनके पास सेना रखते थे, जो कर टैक्स लगाते थे, ये क्षत्रिय कहलाए। तीसरा वैश्य कहते, कृषि पशुपालन इनका प्रमुख था, खेती करना, व्यापार करना और कर देना, टैक्स देना। और जो फोर्थ था शूद्र। शूद्र मतलब कि सेवा करना मतलब ये ऊपर के तीनों वर्गों की सेवा करता था, और सेवा करता था कि इनसे पूरा काम भी करवा लेते थे ये। तो ये जो बंटवारा हुआ, ये काफ़ी मतलब उनके काम के आधार पे बंटवारा हुआ था। लेकिन आगे जो शूद्रों की स्थिति होगी वो काफ़ी दयनीय हो जाएगी, और इसके साथ ही महिलाओं की स्थिति भी बदतर होगी, और ये आगे जो रूढ़िवादी बुराई हैं इसको लेके आगे बढ़ेगा। और जो पुजारी वर्ग है और शासक वर्ग है, ये आपस में सामंजस्य बनाए रखते थे। क्यों, ताकि ये मतलब वैश्य है और शूद्र है, इनसे अपना सेवा भाव जारी रख सकें। तो ये भी देखा गया है। आगे मतलब शूद्रों में अभी कहा जा रहा है कि शूद्रों से कोई छुआछूत वाला वो नहीं था, मतलब व्यवहार नहीं किया जाता था, और ये बुराई आगे बुद्ध काल में आएगी। रथकार जैसे शूद्रों को उपनयन का अधिकार था। उपनयन संस्कार का अधिकार मतलब जिसे जनेऊ धारण करने का, तो जनेऊ का अधिकार ऊपर के 3 जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनको दिया गया था, महिला और शूद्रों को नहीं दिया गया था। तो अब क्या है, महिलाओं की स्थिति बदतर कैसे हुई, क्योंकि क्यों कहा गया कि महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई, क्योंकि जो सभा समिति थी पहले उसमें महिलाएं भागीदारी करती रही ऋग्वैदिक काल में, लेकिन अब वो पार्टिसिपेट नहीं करी, बंद कर दी, और उनका पार्टिसिपेशन बंद हो गया। मतलब अब ये इसका रीज़न क्या था, क्योंकि सभा समिति अब रह नहीं गई थी यहाँ पे, उसे आहूत नहीं किया जाता था, तो महिलाएं उसमें भागीदारी नहीं थी, और शिक्षा भी क्या हो गई, कम हो गई। महिलाओं को अब शिक्षा नहीं दी जाती थी, या फिर बहुत कम प्राप्त करती थी, और साथ ही साथ था कम उम्र में विवाह हो जाना। और ऐत्रेय ब्राह्मण से पता चलता है कि पुत्रियों के जन्म को अच्छा नहीं माना जाता था, इसे दुख का कारण बताया गया। तो वहाँ के जो धर्मग्रंथ है, मतलब कि समाज बदल रहा था, तो धीरे धीरे बदलाव हो रहे थे। तो जब राजा वाली व्यवस्था है या ज़्यादा पुरुषों का महत्व बढ़ा, तो उसमें महिलाओं की कम आका गया, या उनको उन चीज़ों से वंचित किया जाने लगा, और इसके कारण क्या हुआ कि पुत्री के जन्म को अच्छा नहीं माना गया। क्यों, क्योंकि वहाँ का प्रमुख क्या था, अब युद्ध प्रमुख हो रहा है, राजा शासन प्रमुख हो रहा है, तो इसमें उनकी भागीदारी क्या कम से कम हो गई थी। तो इसलिए गोत्र की यहाँ से संकल्पना देख सकते हैं, मतलब एक ही गोत्र में विवाह नहीं हो पाएगा। इसका जो सबसे पहले चर्चा है ऋग्वैदिक काल में बढ़ती है, फिर अर्थववेद में भी की गई है। दास प्रथा पिछले काल जैसी ही थी, जैसे मतलब दास दासियों को यज्ञ में दान दिया जाता था, उनसे पूरा काम करवाया जाता था, तो ये दास प्रथा अभी भी जारी थी। नियोग प्रथा मतलब कि अगर कोई विधवा महिला है, उसका मतलब वो उसके पास उसका कोई पुत्र नहीं है, तो वो किसी भी मतलब जो उसके परिवार के सदस्य हैं, किसी भी पुरुष के साथ एज अ पत्नी, वाइफ वो रह सकती थी। मतलब
जब तक मतलब उसके बच्चे के लिए, वो अपने बच्चे के लिए रह सकती थी। तो ये नियोग प्रथा ये जारी रही। और विवाह क्या था, विवाह बहुत पतित्व विवाह ये भी चल रहा था, अभी भी इस काल में रहा। अब क्या है कि इसका देखा जाए कि इससे क्या हुआ, मतलब क्या कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में हुआ क्या एक्चुअली। अब देखा जाए तो वो जो पहले का काबिलियाई समाज था, अब वो तो मतलब धीरे धीरे वो तो हट रहा था। अब लोगों का जीवन क्या हो रहा है, सुव्यवस्थित हो रहा है। और मतलब उद्देश्य कुछ हिंदू लाइफ का उद्देश्य बन रहा है। क्या बन रहा है, जैसे पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये अलग अलग चीज़ें डिफाइन होंगी, परिभाषित होंगी। ऋणों से मुक्ति मिले, ऋणों से मुक्ति की बात कही जाएगी, पितृ ऋण, ऋषि ऋण। अब इसके लिए, अब जब ये चीज़ें आ रही हैं तो इसके लिए कुछ आश्रम व्यवस्था, कुछ मार्ग भी बनाए जाएंगे। तो क्या ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, यहाँ से ये शब्द उत्पत्ति होगी। ब्रह्मचर्य मतलब कि शादी विवाह में ब्रह्मचर्य धारण करना, वामस्थ मतलब वन में जाके मतलब ईश्वर की आराधना, संन्यास धारण करना, गृहस्थी में रहते हुए। स्त्रियों के लिए और निम्न वर्णों के लिए आश्रम का पालन आवश्यक नहीं था, क्योंकि ये व्यवस्था ही ऐसी थी। स्त्रियां मतलब स्त्रियां शूद्र के लिए, शूद्र से सेवा भाव, स्त्रियां बाहर नहीं जा सकती थी। तो पूरा एक सिस्टम ही बन गया था। अब क्या है, उत्तर वैदिक काल की राजनीति कैसे देखेंगे कि बिल्कुल ऋग्वैदिक काल से जोड़ते हुए इसको पढ़ेंगे तो समझना थोड़ा सा आसान रहेगा। जीवन स्थायी हो गया था, क्षेत्र का महत्व बढ़ गया था। सरदार तंत्रात्मक व्यवस्था की जगह क्या आ गई थी, राजतंत्रात्मक व्यवस्था आ गई थी। पहले हर एक कबीले का सरदार प्रमुख होता था, लेकिन अब सरदार की जगह कौन ले लिया था, राजा। अब राजा ले लिया तो ऐत्रेय ब्राह्मण से पता क्या चलता है कि उत्तर के राजा को विराट, दक्षिण के राजा को भोज, पूर्व के राजा को सम्राट और पश्चिम के राजा को सौराट ये कहा जाने लगा। राजतंत्र मजबूत हो गया था। क्यों? क्योंकि कर बली व्यवस्था हो गई थी, अब टैक्स लेने लगा था राजा। तो ये राजतंत्र क्या होगा, मजबूत होगा, क्योंकि राजा के हाथ में क्या आएगा, पैसे आएगा। और नौकरशाही मजबूत हो गई थी, सेनापति होने लगे थे, भागदूत के कर संग्राहक होने लगे थे, संग्रहित्र होने लगे थे। अब राजतंत्र में देवत्व का आरोपण हो जाएगा, मतलब राजा की सत्ता को प्रमुख माना जाएगा, उसे देवता की तरह पूजा जाने लगेगा। पुजारी द्वारा राजा की शक्ति बढ़ाने के लिए तरह तरह के यज्ञ किए जाएंगे। यज्ञ कैसे, जैसे राजसूय यज्ञ। राजसूय से यज्ञ किस लिए किया जाता था, सिंहासन के लिए, कि उसे क्या मिले, सिंहासन मिले, सिंहासन का वो प्रमुख हो जाए। वाजपेयी यज्ञ रथ दौड़ के लिए, रथ दौड़ मतलब जो दौड़ में रथ दौड़ाएंगे, जो ज़्यादा तेज जिसका रथ दौड़ता है तो वो विजयी रहेगा। अश्वमेध यज्ञ क्षेत्र पर आधिपत्य करने के लिए, मतलब जिसका अश्व घोड़ा मतलब जिस राजा का घोड़ा जहाँ तक जाएगा वो उसका क्षेत्राधिकार में रहेगा। तो इस तरह तरह के यज्ञों का संपादन किया जाने लगा, किसके लिए, राजसत्ता मजबूत करने के लिए। और उत्तर वैदिक काल में अभी भी पूर्ण राजतंत्र का अस्तित्व नहीं था। पूर्ण राजतंत्र का अस्तित्व नहीं था क्योंकि राजा की निजी सेना नहीं थी, इसमें अर्ध राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। और साथ ही साथ सुव्यवस्थित न्यायतंत्र भी नहीं था। तो इसलिए हम बोलेंगे पूर्ण राजतंत्र ये नहीं था अभी। प्रजातांत्रिक परिषदें क्या हैं, ये तो हम बता चुके हैं। सभा, समिति, विदत, गण, 4 परिषद तो रहती। तो सभा समिति अभी रही, लेकिन उसका अस्तित्व उतना नहीं रह गया था जो ऋग्वैदिक काल में था। उसका महत्व भी कम हो गया था क्योंकि सरदार उसको आहूत नहीं कर रहे थे, और विदत गण का तो नाम निशान नहीं रहा। अब ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था क्या हुई, तो जो उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था के बारे में देखेंगे। तो उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था क्या गई, इसको ऋग्वैदिक काल में देखते हैं पहले। तो ऋग्वैदिक काल में क्या था, पशुपालन प्रमुख था, स्पेशली गाय को बहुत महत्व दिया जाता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमारी कृषि महत्वपूर्ण हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पे लोहे की खोज हो चुकी है, लोहे के बारे में और खेती के बारे में राजतंत्रात्मक व्यवस्था आ गई है। तो लोग क्या, चावल उपजाएंगे, उसको ब्रीही बोलते हैं चावल को। चावल की खेती आरंभ करेंगे, गहरी जुताई कर पाएंगे, लोहे के हल का प्रयोग होगा। और अब यौ के स्थान पर गेहूँ, अन्य फसलें भी, गेहूँ, चावल, अन्य चीज़ें भी उगाई जाएंगी। और साहित्य में चर्चा मिलती है जो भी अर्थोवेश से कृष्ण श्यामस्क शब्दों का प्रयोग होता है। लौंगल, हल, सिरा की चर्चा की गई है, ठीक है। और पुरातात्विक साक्ष्य जो है अतरंची खेड़ा है, वहाँ के जखेड़ा से प्राप्त हल है, ये सब बताते हैं कि हाँ वहाँ क्या प्रायोरिटी हो गई थी, कृषि प्रायोरिटी, एग्रीकल्चर को ज़्यादा महत्व हो गया था। पशुपालन में गाय, मवेशी, घोड़े ये रहेंगे, सेकेंडरी रहेंगे। और शिल्प उद्योग में सोना, चांदी, तांबा, कांसा, टोकरी, मृद भांड बनाना, ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, शिल्प उद्योग के अंतर्गत आ जाएंगी। लोहे का व्यवसाय रहेगा।
और ऋग्वैदिक काल की भांति उत्तर वैदिक काल में भी विनिमय के रूप में मुद्रा का प्रयोग नहीं किया जाता। मतलब यहाँ पे जो अभी पूरा सिस्टम होता है मुद्रा का, हम जो खरीदते हैं तो मुद्रा देते हैं, तो अभी भी वो नहीं आया रहेगा। क्यों? क्योंकि उस समय क्या है, वस्तु का लेन देन किया जाएगा, वस्तु विनिमय सिस्टम रहेगा। तो यहाँ पे जो निष्क और सतमान की चर्चा की जाती है, तो निष्क और सतमान, निष्क क्या है, गले का स्वर्ण आभूषण है, मतलब सोने का, और सतमान क्या है, चांदी का आभूषण है। तो मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली ही है, अभी मुद्रा विनिमय प्रणाली नहीं आई है। और उत्तर वैदिक काल की धर्म संस्कृति की बात की जाए, धर्म दर्शन की बात की जाए, जो फिलॉसफी है, तो उसमें क्या है, ऋग्वैदिक धार्मिक विशेषता इस काल में जारी रही। हालांकि धर्म का स्वरूप अब अधिक कर्मकांडी हो गया था, और ये दो धाराओं में बट गया, एक कर्मकांडी प्रधान धारा और दूसरी ज्ञानवादी। कर्मकांडी में की बात की जाए तो क्या था, तंत्र मंत्र जादू टोना, कर्मकांड आडंबर पर आधारित था, स्पेशली जैसे तंत्र मंत्र जादू टोना जो होता है ना, उस पर बेस्ड था ये पूरा। और यज्ञ कर्मकांड, इसको मोक्ष का माध्यम माना गया। रुद्र प्रजापति देवता हो गए, प्रजापति ब्रह्मा को कहा जा रहा था। और यहाँ पे एक नए देवता के रूप में विष्णु जी का वो होता है, त्रिमूर्ति के रूप में इनका देखा गया। नई देवियों की संकल्पना हुई, जैसे दुर्गा, काली, अंबिका, ये। और अर्थवेद, किन्नर, अच्छ पूजा, स्वर्ग, नर्क, पुनर्जन्म की संकल्पना भी आ गई थी। अब ऐसे ज्ञान मार्ग को देखा जाए तो ज्ञान मार्ग में क्या कहते हैं, यज्ञ कर्मकांड, यज्ञ को बोला गया कि टूटी हुई नाव के समान है, असली ज्ञान मार्ग है। अनेक शासकों ने ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास किया। इनको दार्शनिक भी कहा गया, दार्शनिक राजा के रूप में जाना गया। जैसे विदय के राजा जनक जी, और पांचाल के राजा हुए, और कैकई प्रदेश के राजा अश्वपति, इस तरह इनको देख सकते हैं। अब उपनिषदों का दर्शन क्या है, फिलॉसफी क्या है। उपनिषद मतलब वेदांत, वेदांत वैदिक साहित्य का अंतिम किताब मान सकते हैं। जो वैदिक लेखक जो लिखित ग्रंथ हैं, उनका अंतिम किताब उपनिषद। उपनिषद मतलब गुरु के समीप बैठना, और इसमें जो तत्व मीमांसा के सिद्धांतों की व्याख्या की गई है। और इसके अंतर्गत क्या आता है, ब्रह्म विचार, अहम ब्रह्मास्मि, जीव जगत, माया, कर्मफल सिद्धांत, ये सब के बारे में बताया गया है। वैदिक साहित्य जो है, इसको आपको रटना पड़ेगा। जैसे ऋग्वेद के विद्वान का क्या नाम है, होत्र, होत्र हैं, ठीक है। यहाँ पे किन किन ब्राह्मणों की बात की गई है, तो ऐत्रेय, कौशिकी ब्राह्मणों की बात की गई है। ब्राह्मण ने कौन कौन से हैं, ऐत्रेय और कौशिकी, होत्र। ऋग्वैदिक विद्वान कौन है, होत्र। अब सेकंड क्या है, सामवेद, सामवेद के कौन है, उद्गाता, मतलब जो गाता है, उद्गाता, ऐसे याद कर सकते हैं आप इसको। और छंद, छंद गाने में तो छंद आते ही है ना, तो छंदोग्य। उपनिषद कौन सा, छंदोग्य। इसकी विशेषता क्या है, सभी उपनिषदों में सबसे प्राचीन उपनिषद है कौन सा, छंदोग। और यजुर्वेद, अथर्व, विद्वान क्या है, अथर्व। और इसमें जो है सतपथ ब्राह्मण की चर्चा की गई है, तो तैत्रीय, सतपथ ब्राह्मण, तो ये किस में बताया गया है, यजुर्वेद में, ठीक है। और अर्थोवेद में क्या है, अधुर यजुर्वेद में एक है ब्रह्मदार्यक, सबसे बड़ा जो उपनिषद है वो क्या है, बृहदारण्यक, ठीक है। और इसके बाद अर्थोवेद, अर्थोवेद में क्या है, विद्वान क्या है, ब्रह्म, ठीक है। तो इसको स्पेशली रटना पड़ेगा। अब क्या है, महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ, ऐत्रेय ग्रंथ में क्या बताया गया है कि इसमें राजतत्व के दैवीय सिद्धांत की चर्चा की गई। साथ में राजतंत्र एवं क्षेत्रीय राजाओं की जानकारी मिलती है, किस ब्राह्मण से, ऐत्रेय ब्राह्मण से। हम पीछे देख सकते हैं ऐत्रेय ब्राह्मण किस में था, हमारा ऋग्वैदिक में था, ठीक है, ऋग्वेद में था, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो दैवीय सिद्धांत है, राजतत्व के दैवीय सिद्धांत, उसके बारे में। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं के जीवन में गिरावट की चर्चा की गई है, और पितृ सात्यात्मक समाज के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब ऐसी सतपथ ब्राह्मण क्या है, सतपथ में जल, प्रलय, मनु, इला, मानव विकास की संकल्पना की जाती है। और भगवान राम और राजा जनक के हल चलाने, पुरूरवा और उर्वशी की जो प्रेम कथाएं हैं, यहीं से पता चलती है। सतपथ ब्राह्मण कहाँ है हमारा, यजुर्वेद के जो है उसमें है, ठीक है, सतपथ ब्राह्मण। अब इसके साथ ही उपनिषद देखा जाए तो उपनिषद में छंदोग उपनिषद, घोर, अंग्रिश और कृष्ण की चर्चा की गई है। तैत्रेय में बताया गया है कि अतिथि देवो भव, और ये हमारे पर्यटन मंत्रालय का लोगो भी है। तो तैत्रेय ब्राह्मण में कंठोपनिषद यमन चिकेता के दार्शनिक संवाद की चर्चा करता है। मुंडकोपनिषद तो पता ही है, वो सत्यमेव जयते की चर्चा मिलती है यहीं से। कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, मुंडकोपनिषद से। क्वेश्चन भी बनता है तो उसको ये ध्यान रखिएगा, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद, ठीक है। और तैत्रेय ब्राह्मण के याद रखें कि अतिथि देवो भव की चर्चा मिलती है।
अब बृहदारण्यक उपनिषद क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ। बाद में इसी सूत्र की व्याख्या शंकराचार्य जी का जो अद्वैत वेदांत का दर्शन है उसमें किया जाता है। तो ओवरऑल हमने देखा उत्तर वैदिक काल को। इसको अभी और डीपली पढ़ा जा सकता है। वैसे तो एक ओवरऑल व्यू दिया गया है और इसमें हमने जाना कि कैसे ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल का सफ़र रहा, या कैसे हम उसकी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं और क्या क्या बदलाव हुए, क्या क्या उसके सकारात्मक मतलब उस बदलाव के सकारात्मक पक्ष रहा, क्या नकारात्मक पक्ष रहा और क्या प्रभाव पड़ता है। ओके, थैंक यू। और अगर लाइक मतलब अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।